गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मतलब आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप सभी जैसा आपने टारगेट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो बेसिकली मेरे पास काफी सारे मतलब अभी मैसेज आ रहे हैं कि मतलब आई एम अ बिगनर, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करूं। और मैं मतलब एक कोई वुमन है, मैं वो हाउस वर्किंग है, तो उनके अपने डाउट्स, कोई वर्किंग वुमेन है, तो सभी के एक्चुअली अपने अपने डाउट्स है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम मतलब सारे वीडियोस अलग साइड में रख के हम ये प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एक बेसिक जब हमारे सामने पूरा एक ढांचा होगा ना कि हमें ये इस तरीके से ये मैप होगा, हमें इस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी है, इस तरीके से आगे ये काम करना है, तो हमारे प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है। तो किसी भी घर को बनाने के लिए हम पहले उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, उसका एक मैप तैयार करते हैं। तो यही है कि हम आज यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे करेंगे, कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस है, चुनौतियां है, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और एक इफेक्टिव टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारा ये कोर्स मतलब ये उस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टारगेट है जो यूपीएससी 2022 2023 के लिए तैयारी कर रहा है। एंड यहाँ पे मैंने 2021 सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज अभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है तो शायद एग्जाम डिले भी हो सकता है। तो अगर एग्जाम डिले होता है तो मैं आपको उसके बारे में इफेक्टिव टाइम टेबल का एक अलग से मैं वीडियो लॉन्च कर दूंगी, आप उसे आराम से देखिएगा कब कौन सी टेस्ट सीरीज देखनी है, कौन सा क्या करना है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम है ना मतलब उस एकदम जीरो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि यूपीएससी होता क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या है ये, मतलब आखिर में ये मसाला क्या है जिसके हमें सब्जी भी बनानी है। तो ये है यूपीएससी। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप जो ये देखते हो, ये आईएएस हो गया, ये आईएफएस, ये जो भी एक ग्रेड की जो भी हाई लेवल जो टफेस्ट एग्जाम जिसे बोलते हैं, वो ये यूपीएससी ही कर पाता है। ओके। और अब पढ़ेंगे, आज हम जो मेनली देखेंगे वो ये है। पहले देखते हैं मोटिवेशन क्या है। डोंट लेट योर इमोशंस मेक योर डिसीजन। का मतलब ये होता है आप कभी भी कोई भी डिसीजन लेना चाहो तो अपने इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करके उस डिसीजन लेना है। जब आप कभी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो तो उस टाइम कभी डिसीजन मत लो, क्योंकि वहां पे आपका इमोशंस हावी हो रहा है आपके ऊपर। आप गुस्से में शायद कुछ ऐसा डिसीजन लो जो आपको लाइफ टाइम मतलब सोचना पड़ जाए, या लाइफ टाइम आपको पछतावा हो, या आप हद से ज्यादा सैड हो और उस टाइम आप कोई डिसीजन लेते हो तो वो कभी भी आपके लाइफ के लिए मतलब अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि डोंट लेट योर इमोशंस मेक योर डिसीजन। ओके। तो इसका मतलब यही होता है कि अपने इमोशंस को अपने डिसीजन में नहीं लेना है। ठीक है। आप इमोशंस और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, व्हाट इज कंसाइजनेस, अंतरात्मा की आवाज, तो जो हम सुनते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, वो क्या होती है, वो भी आप इस यूपीएससी प्रिपरेशन में पढ़ोगे। ठीक है। तो इसको हम मोटिवेशन को हम लास्ट में लेंगे, पहले हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमें आज पढ़ना है। तो हमारा बेसिक्स, तो हमारा ये है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है। यहाँ पे है पहला पॉइंट है रणनीति और अध्ययन सामग्री। यानी कि आपके पास एक बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होगी, एक बेसिक प्लानिंग क्या होगी, आपकी प्लानिंग, और आपके पास अध्ययन सामग्री आएंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल कौन सा कितना है के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सम सामयिक मुद्दों यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कैसे कौन सी तैयारी करनी है, कौन सा मतलब रिलेटेड सोर्स पढ़ना है, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगला है विषयों का चयन करते समय किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। यानी कि हमारे यहाँ पे हम ऑप्शंस लेते हैं, हम जो भी ऑप्शंस
ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट होता है वो स्कोरिंग होता है, बिकॉज उसके हमें बहुत शानदार मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ढंग से ऑप्शनल नहीं लिया तो आपका 100% मीन्स नहीं निकलेगा। तो ये है कि विषयों का हमें, और जो भी सब्जेक्ट है या जो भी ऑप्शनल है उनको चयन करना है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जो मतलब जिन्होंने बचपन से इंग्लिश मीडियम किया फिर हिंदी मीडियम किया, तो उनको लगता है यूपीएससी कौन सी मीडियम से करनी है। उन बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। पढ़ाई के लिए जरूरी है एकाग्रता, यानी कि ये मेडिटेशन। आप जब स्टडी करते हो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कब पढ़ाई करनी है, कौन सा मतलब टाइम बेस्ट होता है, उन सब बातों का हम पर ध्यान रखेंगे। कितना पढ़ना है, ये मतलब ये एकदम क्वेश्चन है कि आपको पढ़ना है कितना है। कोई बोल देते हैं ना ना हमें मतलब मैं 15-16 घंटे पढ़ता हूँ, कोई 6 घंटे पढ़ता है, किसी कैपेसिटी 2 घंटे की भी है और किसी की कैपेसिटी आधे घंटे से भी कम की है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, अपनी अपनी अलग योग्यता है। तो हमें ये जानने की बेसिक्स है एक नॉर्मल एक्सपीरियंस को कितना पढ़ना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, क्या दिल्ली जाना जरूरी है। ये अभी जो भी फिलहाल है ना, जो भी यूपीएससी स्टार्ट करता है ना तैयारी, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, तो उसके दिमाग में पहला ये क्वेश्चन आता है, क्या बिना कोचिंग के हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। क्या जरूरी है दिल्ली जाकर पढ़ना या जयपुर जाकर पढ़ना या कहीं पे भी जाके पढ़ना। क्या हॉस्टल लेके पढ़ना जरूरी है, क्या लाइब्रेरी जाके पढ़ना जरूरी है। इन सब बातों का भी हम आज इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगला है पढ़ाई के साथ लेखन अभ्यास भी है जरूर। अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल, आप में राइटिंग स्किल कितनी है और कितनी होनी चाहिए, उन बातों का भी हम आज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगले कुछ क्वेश्चन ये आते हैं, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कैसे नॉर्मली क्वेश्चन हर एक यूपीएससी के दिमाग में आते हैं, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के माइंड्स में ही आते हैं। बट आपके मतलब सेकंड क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मतलब अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में असल कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे ये क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किसको छोड़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ना है, किसे नहीं पढ़ना है, मतलब व्हाट टू डू स्टडी और नॉट, कौन सा पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। अगला है मैं अभी कॉलेज में हूँ तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करूँ। अगला है कि मैं एक शॉप बिजनेस शॉप मतलब शॉप में काम करता हूँ या बिजनेस में हूँ, कोई कहती है मैं मतलब मेरे पास हाउस हो, मैं घर पे रहती हूँ, घर के काम होते हैं, कोई हाउसवाइफ है तो उनके लिए बेस्ट टाइम और मतलब कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी है। नेक्स्ट आता है हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब आप सभी के पास 24 आवर होते हैं, टॉपर्स के पास भी वही 24 आवर होते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट के पास भी वही 24 आवर होते हैं। तो आपको डिस्कस ये करना है कि इस 24 आवर को हमें टाइम को मैनेज कैसे करना है, कौन सा टाइम कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कौन सा कहाँ पे वेस्ट करना है, उन सब बातों का भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक इफेक्टिव टाइम टेबल, ये सबसे बेस्ट है कि आज मतलब एक टाइम टेबल हम देखेंगे नॉर्मल एक्सपीरियंस के लिए, वो टाइम टेबल कैसे मतलब इफेक्टिव होगा, एक इफेक्टिव टाइम टेबल भी हम देखेंगे। कौन सी बुक्स पढ़नी है कौन सी छोड़नी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमें कितने आवर पढ़ाई करनी है, हाउ मेनी आवर्स आई हैव टू स्टडी, कितने आवर्स पढ़ाई करनी है। और ये पीआईबी आरएसटीबी न्यूज़पेपर योजना कुरुक्षेत्र इन सभी के बारे में, और ये न्यूज़पेपर हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं जनसत्ता पढ़े या दैनिक जागरण पढ़े या राजस्थान पत्रिका पढ़े, भास्कर पढ़े, क्या पढ़े, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर जब पूरी प्रिपरेशन होती है तो अगला क्वेश्चन आता है मैडम प्री की टेस्ट सीरीज कौन सी करें, मेंस की टेस्ट सीरीज कौन सी करें। तो उन सब बातों का भी हम पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें इन डीपली हमारे पास इफेक्टिव बहुत कम प्रीशियस टाइम में कीमती समय में हमें कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में भी बता देती हूँ। आई एम नॉट अ बिगिनर, आई एम इंटरमीडिएट पर्सन। ओके, और आज जो भी मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूंगी तो प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बेसिक्स पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे चीजों को क्या करना है, बिकॉज आई एम इंटरमीडिएट, मैंने एक अटेम्प्ट दे दिया है और मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना वही एक्सपीरियंस आज शेयर करूंगी और शायद हो सके मैं आज टाइम टेबल डिस्कस ना कर सकूं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 100% टाइम टेबल और कौन सी हिंदी मीडियम वालों को कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, इंग्लिश मीडियम वालों को कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, उसके बारे में भी डिटेल में
बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अदरवाइज हमारे ये टाइम टेबल बहुत शानदार रहेगा। तो इसे फुल एकदम मस्त टक टक के लगा कर देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा और बिना कोई बिना कोई हिले डुले इसको आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1, रणनीति और अध्ययन सामग्री। तो हमें बेसिक्स से स्टार्ट करना है कि हमारी कौन सी रणनीति होगी और कौन सी अध्ययन सामग्री होगी। तो देखते सिविल सेवा परीक्षा के लिए आपको सबसे पहले एक तो ये पता होना चाहिए कि हमें मतलब कौन से स्टूडेंट या एस्पिरेंट सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जानने की बात ये है कि यह आपको मतलब 12th के बाद ही आपको ये अभी जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो मेरा तो ये मानना है आपको 10th के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी करना है तो 10th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 5 साल की शानदार प्रिपरेशन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो 12वीं की पढ़ाई के बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको सिविल सेवा में जाना है या नहीं। अगर आपको जाना है तो आपको ग्रेजुएशन से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो कम से कम 2 से 3 वर्ष तक आपको इस सिविल सेवा की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के दिन में हो तो इसकी तैयारी को आपको शुरू कर देना चाहिए। इस तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी किताबों का अध्ययन करना है। इसके अलावा इस परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने माइंड में रखना है, उसे ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। अधिकतर कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन जो भी उनका कोई सब्जेक्ट होता है ना, उसे परीक्षा का मुख्य यानी कि ऑप्शनल के रूप में लेते हैं। और यह आपको आसानी भी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ उसे 3 साल में भी पढ़ते हैं, फिर आगे 1 साल और वैकल्पिक विषय में आराम से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषय के लिए स्टडी मटेरियल का चयन करें, यानी कि आपके पास आपने सपोज करो आपने फिलोसॉफी लिया है और आपको पता है हिंदी मीडियम में फिलोसॉफी की कोई बुक्स ही नहीं है, तो इसका मतलब ही नहीं आपके पास अच्छा रिसोर्स ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है निकल पाओगे? बिल्कुल नहीं। बिकॉज अरे एक आपको परफेक्ट सब्जेक्ट के साथ साथ एक रिसोर्स का भी होना जरूरी है कि आपने वो चीज तो ले ली बट उसका रिसोर्सेज नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका इनपुट आपको जीरो मिलेगा, आपका उसको आउटपुट जीरो मिलेगा। आपने इनपुट तो बहुत अच्छा डाला है कि मैं नहीं लूंगा, बट उसका आउटपुट क्या है? जीरो। तो इससे बेटर है कि पहले मार्केट में देखो कि उसका मटेरियल कौन कौन सा अवेलेबल है, वही सब्जेक्ट लो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपको ग्रेजुएशन के जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो फर्स्ट ईयर के साथ ही आपको प्रिपेयर शुरू कर देनी है। प्रिपरेशन में एनसीईआरटी की बुक्स बहुत 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 मायने रखती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत टाइम वेस्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, नो डाउट वो बहुत टाइम कंज्यूम लेता है, बिकॉज इतनी सारी बुक्स है। 6 से 12 तक कितनी सारी किताबें आती है, तो 6 से 12 तक इतनी सारी किताबें आती है, आप उन सबको पढ़ोगे, टाइम तो कंज्यूम होगा। और मान और हो सा और ये भी 100% फिक्स है कि उन बुक से 5 से 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट फ्री में आते हैं, डायरेक्ट फ्री में क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन, और उन 10 क्वेश्चन की वैल्यू और उन लोगों को उस 10 क्वेश्चन की वैल्यू आप उन लोगों से डिस्कस करना जो मतलब सिर्फ 5 नंबर से अपने ना प्रिपेयर, वो सिर्फ 5 नंबर से प्री से फेल हुए या मेन से नहीं निकल पाए। तो बेटर है आप टाइम कंज्यूम लेकर 100% लेकर, बट आप स्टार्टिंग शुरुआत करोगे एनसीईआरटी से ही, बिकॉज एनसीईआरटी से जब आप शुरुआत करोगे तो आपको बहुत प्री में तो काम आएगा, लेकिन मेंस में जब आप लिखने बैठोगे ना तो उसका बहुत अच्छा कंटेंट आपके माइंड में तैयार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक्स, आपको पता है कि इन एनसीईआरटी इतनी सारी एनसीईआरटी के बुक्स है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है? जो भी एनसीईआरटी के बुक्स है इनका इम्पोर्टेंस भी है, मैंने आपको बता दी इम्पोर्टेंस। अब अगला आता है समसामयिक विषयों की तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको नियमित समाचार पत्रों का अध्ययन करना है, जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा कोई भी न्यूज का मतलब वो देख लेना है, RSTV का न्यूज। तो RSTV में आजकल दैनिक आता है ना, देश देशांतर हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गया, और हिंदी न्यूज चैनल आता है रात को 8 बजे का पूरा छार, वो देख लेना है। और ये भी ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करना है। फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है, डिटेल एनालिसिस करना है। फिर आपको इसके अलावा कुछ बुक्स का भी आप चाहो तो सहारा ले सकते हो, कुछ जैसे दृष्टि की मैगजीन्स हो गई या कोई भी पर्टिकुलर कोचिंग या मैगजीन ले लो,
वो टेलीग्राम पर आपको फ्री में भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पर फ्री में भी मिलती है, ठीक है। और इन करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेरा तो एक ही मानना है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, उस एक ही पर्टिकुलर चैनल जैसे जहाँ पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, चाहे हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, किसी का, वो डेली एक चैनल पढ़ लो और खुद से वो न्यूज़पेपर पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली वीडियो देख लो और शाम को उसके नोट्स बनाओ सेकंड डे, तो ये बेस्ट है। आपके इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी मैगजीन तक रेफर करने की जरूरत नहीं। डेली की अगर आप आरएसटी में भी नहीं देखो, नो डाउट मत देखो, बट एक पर्टिकुलर एक कोचिंग वेबसाइट को फॉलो कर लो और उसी को ही डेली देखो, डेली के डेली उसी को ही देखो, ठीक है। अगला है कि ऑप्शनल जब हम लेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, आपको सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं। तो वैसे आपको है ना, जैसे मेनला एक ही मन है कि आपने जैसे कोई भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिया, जैसे आपका पॉलिटी हो तो आप पॉलिटी कोई ऑप्शनल हो, बिकॉज आपने 3 साल उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर कोई भी विषय अध्ययन के लिए असंभव नहीं होता, जिस विषय में आपकी रुचि है उसी का चयन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है। फिर इसलिए बेटर है कि आप कोई अच्छी सी प्लानिंग किया साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर, यानी कि आप अगर आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन लेवल का वो सब्जेक्ट लिया है कि आप उसमें आपके इंटरेस्ट कितना है और आप मतलब डेली अपना उसमें कितना इनपुट दे सकते हो, वही सब्जेक्ट लेना बहुत जरूरी है। और हाँ, आप ये सोचते हो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप ले रहे हो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो उसमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज मैथमेटिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैथमेटिक्स बहुत टफ है। तो बेटर है कि जो अपने मीडियम को ध्यान में रखे, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है उसे ध्यान में रखे और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, इन 3 बातों को ध्यान में रखे और फिर ऑप्शन का सब्जेक्ट स्टार्ट करें। अगला आता है कि एकाग्रता, यानी कि आप स्टडी कर रहे हो, आपको मतलब कितनी मतलब एकाग्रता होनी चाहिए। तो ये देखो, अगर आपको सिविल सेवा का परीक्षा निकालने के लिए जरूरी है आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहे, क्योंकि इसकी परीक्षा में कोई बैंकिंग एसएससी की परीक्षा नहीं है ये जिसे आप रट्टा मार लो और सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना सेक्रीफाइस के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने लाइफ के प्रीशियस 2 से 3 साल इसमें देने होंगे। डेली आपको अपनी स्टडी करनी होगी, डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ आपको अपनी तैयारी करनी होगी। और इस एकाग्रता का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, आप जब पढ़ाई करने बैठो तो आपको जो भी डिस्ट्रैक्शन लगे उन सबको साइड में करके आप पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कितना पढ़ना है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितने घंटे पढ़ना? तो 1 साल तो नॉर्मली लोगों के लिए पर्याप्त है, लेकिन लोगों को कई भी साल लग जाते हैं। ये आपकी योग्यता और आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना अध्ययन कर सकते हो। इसलिए हर दिन कम से कम 6 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हैं, नकारात्मक सोचने लग जाते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं तो उनकी जिंदगी का भी काफी असर पड़ता है हमारे ऊपर। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के से दूर रहिए और जितना हो सके उनसे दूर रहने का प्रयास करें और उन लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहिए जो आपको बेटर फील करवाता हो, पॉजिटिवनेस देता हूँ। एंड मेन एक और बात, आप जरूरी नहीं है आप 6 घंटे के 6 घंटे पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी बने रखो। आज आपने 2 घंटे पढ़ा तो कल दो मतलब 2.5 घंटे पढ़ लो, अगला दिन 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ लो, मतलब डेली पढ़ना है, बस इतना सही मैटर करता है। आपके घंटे कोई वेरीफाई नहीं करते, कोई जरूरी नहीं, मतलब घंटे का कोई वेरीफाई नहीं करता है, आपको सिर्फ डेली के डेली पढ़ना है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट और वही मैटर करता है। जरूरी नहीं है आप मतलब एक कोई बंदा इंसान वो 6 घंटे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ फुल फोकस होके पढ़ता है और भाई कोई 12 घंटे हिलडुल के मोबाइल चला के सोशल मीडिया यूज करता है, कभी यूट्यूब देख रहा है, कभी लूडो खेलता है, तो उसके लिए वो 12 घंटे कोई काम के नहीं है, कोई मैटर नहीं करते, वो जीरो आउटपुट देगा।
आप अपने जितना फोकस्ड होकर अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत काम करें, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप प्रिपरेशन के जो भी आपका वैल्यूएबल टाइम हो तो उस टाइम आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहे। और फिर भी अगर आपको कभी मोटिवेशन डाउन होता है तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लें। अब एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ लो, ऑटोबायोग्राफी उनकी, वो जो लक्ष्य के प्रति वो पढ़ ले। और अपने महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ ले, सत्य के लिए मैं, सत्य के प्रति मेरी सोच। ऐसे भी खूब सारी मतलब और भरी पड़ी है मोटिवेशनल चैनल यूट्यूब पर, आप जब मन करे देखो। फिर से अगला है कोचिंग। नॉर्मली काफी लोग ये पूछते हैं कि क्या कोचिंग जरूरी है क्या? तो कोई कोचिंग जरूरी नहीं है। हाँ, बट अगर आपको जैसे बैकग्राउंड हो कि आप घर पे पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको डेली मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो आप 100% जाइए कोचिंग कीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई जरूरी नहीं, आप सारे मटेरियल घर पर लाइए, घर पर लाकर रखिए और एक अच्छा से मतलब ऐसा रूम चुनिए जहाँ पे कोई आवाज नहीं आती हो, और उस रूम में आप डेली पढ़ाई कीजिए। उस अगर आपको उस रूम में भी मतलब ऐसे लगता है तो उस रूम को अपनी क्लासरूम बना दो। मतलब क्लासरूम की तरह वहाँ पे एक टेबल चेयर लगा दो, एक सामने दीवारों पर लिख दो आपके मोटिवेशन, ये कोटेशन लिख दो, बुक्स रख दो। मतलब अपने मन से जब आप मोटिवेशन होंगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था जो झोपड़ी में भी रहो या महलों में रहो या कहीं हॉस्टल में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अभी के जो कोरोना इम्पैक्ट का जो टाइम है ना, तो काफी बच्चे हॉस्टल से घर आकर पढ़ रहे हैं। उनसे पढ़ाई नहीं होती है, मोटिवेशन डाउन होता है, घर के वो प्रेशर्स होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। अरे पढ़ना आपको है, दोपहर में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, कभी भी पढ़ो। आपको मतलब ये बाहर का एनवायरनमेंट क्यों इतना इफेक्ट कर रहा है? आप एक प्रशासक बनने जा रहे हो, कोई नॉर्मल लोग नहीं हो। तो प्रशासक के लिए आपके सामने अभी से अगर चुनौती आ रही है तो अच्छा है ना, आप आगे फील्ड में अच्छा काम कर पाओगे। तो आईएएस बनने का सफर, आईएएस मतलब क्लियर करने के बाद नहीं होता, यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस का सफर नहीं होता। आईएएस बनने का सफर जब आपके दिमाग में सोच लिया मुझे आईएएस करना है, और जब आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी, तभी से सोचो आप आईएएस बन रहे हो। आपके सामने वही चुनौती आएगी, वही उनको फेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, घर रहकर भी उचित सामग्री से सिविल सेवा की परीक्षा भी पास कर सकते हैं। बस बाहर जाकर पढ़ाई करने की अपनी टेंशन है, तो इसलिए घर में रहकर आराम से पढ़ाई कीजिए। फिर आता है लेखन अभ्यास। ये बहुत जरूरी, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेस्ट, मैं मानती हूँ। जरूरी नहीं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बेस्ट है, बट लेखन अभ्यास बहुत जरूरी, लेखन का अभ्यास करना। जब आपका प्री एग्जाम निकल जाए तो उसके बाद मेंस में मेनली अब तो 1.5 महीना देते, बाकी पहले 2 से 3 महीने देते थे। अब 1 से 2 महीने आपको मतलब नॉर्मली मिलते हैं प्री के बाद। तो फिर उस 1 से 2 महीने के अंदर आपको मेंस के 7 टॉपिक के 7 सब्जेक्ट पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। आपको लिखना पड़ता है संक्षेप में, यानी कि 200 शब्दों में लिखना है। और वहां पे क्या दिक्कत है कि आपको टाइम तो बहुत कम है, और उसमें भी आपको मतलब 250 शब्द में आंसर लिखना है, कोई 150 शब्द में आंसर लिखना है। और स्पीड भी शानदार होनी चाहिए कि मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में आपको इतने सारे आंसर लिखना है, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए आप खुद देख लो। और इससे बाहर आपको एक्सीड भी नहीं करना है, मतलब इससे बाहर आपको ये ना हटाना भी नहीं है कि आपको पढ़ना तो यही है। मतलब देखो 250 शब्द के ना ये होते हैं ना, और इस टॉपिक पे ये है ना, यहाँ पे वर्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं करनी, आपको वर्ड लिमिट उतनी की उतनी करनी है। और इतने से इसको ध्यान में रखकर आप आंसर लिखना, तो इसकी प्रिपरेशन आप जब एनसीईआरटी 3 से 4 बार रिवाइज हो जाएगी, तब आप अपने आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन यही होते हैं कि हम आंसर राइटिंग कब से शुरू करें, तो शुरू करने का बेस्ट तरीका यही है, जब आपकी ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, रिवाइज हो जाए 3 से 4 बार सभी, तब आप ये आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। और डेली के डेली 2 आंसर लिखे, एक करंट अफेयर्स का और एक स्टैटिक का। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक इतना सही है। तो आगे हम देखेंगे, हमने सारे पढ़ लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन
उसका मैं आंसर देना चाहूंगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आपको एक ही बातों का ध्यान रखना है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट, अगर आपको एक पर्टिकुलर बुक्स के पीछे हो, जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो आप लक्ष्मीकांत एक को ही रेफर करो, इसके अलावा दूसरी डीडी बसु इन सबको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत बहुत इनफ है। तो ऐसे ऐसे ही मैं काफी बुक्स भी बताऊंगी आपको, कौन सी आपको पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि आपको बेस्ट टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, और बुक्स का मैं बता दूंगी आपको कितने घंटे प्रेफर, कोई जरूरी नहीं है कितने घंटे पढ़ना है कितने घंटे नहीं पढ़ना है। मेनली आपका टॉपिक टॉपिक वाइज टाइम टेबल होना बेस्ट जरूरी है। आपने ये सोचा मैं आज ये टॉपिक पढ़ूंगा तो वही टॉपिक आपको कैसा भी करके पढ़ना है पूरे दिन। Time is not important for us. Okay, this topic is mostly important for us. It doesn't matter how many hours you study, but it's most effective matter that how many topics you covered in a particular day or night. Okay, आपने कितने घंटे पढ़ाई की ये कोई मायने नहीं रखता, आपने कितने टॉपिक्स पढ़े कितने टॉपिक्स क्लियर किए वो मायने रखता है। ये टेस्ट सीरीज आपको कब पढ़नी है, जब आपका प्री का सिलेबस रिवाइज हो जाए, तब आपको प्री के मतलब 2-3 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, जब आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो डेली संडे को आपको एक टेस्ट सीरीज लगा देनी चाहिए, चाहे वो प्री की हो चाहे वो मेंस की हो। कौन सी मिस्टेक नहीं करनी, मिस्टेक्स अगर मैं बोलूँ ना, तो पहली मिस्टेक्स तो आपको ये करनी है कि आपको एक ही सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ना है, बस 10 सब्जेक्ट को, ना कि यानी कि एक ही सब्जेक्ट के लिए एक बुक्स रेफर करनी है, ना कि एक मतलब सब्जेक्ट के लिए 10 बुक्स पढ़नी। आपने एक सब्जेक्ट के लिए मतलब एक बुक्स पढ़ी और उसे 10 टाइम रिवीजन करो, बहुत है। लेकिन आपको ये करना है कि आपको अपने प्रति ऑनेस्ट रहना है। क्या रहना है? ईमानदार। आप लोगों से भले के तो आप 16 घंटे पढ़ाई करते हो, बट आपको अपने अंदर से पता होना चाहिए कि हाँ मैंने आज आधे घंटे पढ़ाई की, तो उस आधे घंटे की पढ़ाई आप अपने प्रति ईमानदार हो कि हाँ आज मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। मतलब लोगों को बताना जरूरी नहीं है, अपने प्रति ईमानदार बनो। अगला है थर्ड ये बोलता है कि आप है ना, जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, और आपके मन में पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आप क्यों आईएएस की तैयारी कर रहे हो। जब आपका इसको आंसर इफेक्टिवली आंसर मिल जाएगा, तब आप 100% सोचिएगा कि आपको इसकी तैयारी क्यों करनी है और इसके आगे बढ़िएगा। और चलो मेरा क्वेश्चन यही है, जिन जिन जो भी आप अगर ये देख रहे हो चैनल और ये लेक्चर देख रहे हो, तो आप ये बताना आप आईएएस की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। इस क्यों का जवाब आप 100% कमेंट बॉक्स में लिखना, और इस नेक्स्ट डे यानी कि कल मैं इसका 100% आंसर आपके कमेंट सेक्शन का आंसर दूंगी। ओके, और मैं बता दूंगी मेरे एक्सपीरियंस से आपको आईएएस की तैयारी क्यों करनी है। ओके, तो कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है कौन सी करनी है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और टाइम टेबल में कल, और टाइम टेबल और स्टडी मटेरियल मैं आपसे कल डिस्कस कर दूंगी। ओके, तो हमारा मेनली यही है, चलते रहना ही जीवन है, ठहर जाने से हालात नहीं बदलते, आगे बढ़ते रहने से ही बुरा समय दूर होता है। इसका मतलब ये है कि आज अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो आप रुकिए मत, अपनी प्रिपरेशन को अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप रुक गए तो ये सोचिए कि आप आज ही समय, आज ही के दिन कोई दूसरा आपकी सीट जरूर ले लेगा, बिकॉज वो आगे बढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है। तो अभी से आप चलते रहिए, चाहे आपके हालात कभी आपसे मतलब पक्ष में नहीं होंगे, सिचुएशन कभी आपसे फेवर में नहीं होगी। सिचुएशन को साइड में कीजिए, अपने परिस्थितियों को साइड में कीजिए, जैसी परिस्थिति है उनको निकलने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, और खुद पर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी कि हाँ मैं ये एग्जाम क्लियर कर दूंगी, यस आई कैन डू इट। तो वैसा कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा तो बड़ी से बड़ी मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव चीजें भी आपसे मतलब घुटने टेक देगी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपको अपने अंदर लाना होगा और बहुत बेस्ट इफेक्टिवली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। So thank you so much guys for listening me, and please do like,
एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और इसकी पीडीएफ भी मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगी और बेस्ट टाइम टेबल वो सब वहाँ पे प्रोवाइड करवाती हूँ और मैं आगे भी कर दूंगी। और बेस्ट, और अभी जैसे अगर देखते हैं प्रीलिम डिले होता है या नहीं होता है, बट आप अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए, मतलब अपनी स्टडी को रोकिएगा मत। और होता है या नहीं होता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपने जैसी मेहनत चल रही है वैसे कंटिन्यू कीजिए। और टेस्ट सीरीज जो मैंने बीच में रोक दी थी बिकॉज आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो बट आज से वापस PT3 की मतलब वो इकोनॉमिक्स के 1 ईयर के करंट अफेयर स्टार्ट कर रही हूँ। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।